नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी फीवर पे। यह मेरा पहला वीडियो है मेरे चैनल पर, जिसमें हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, जिसमें हर साल लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं, जिसमें से कुछ ही हज़ार चयनित होते हैं। और इस सफलता में हम बेटियों के योगदान की बात करना चाहते हैं, क्योंकि बेटियां प्रकृति की संस्कृति होती है। हमारी सरकार कहती है पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां, जिसमें हमारे साथ हमारी बहन और आपकी बेटी खुशबू यादव हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं खुशबू आपको। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम खुशबू यादव है। मूलतः मैं आजमगढ़ से हूँ और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से हुई है। इसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से था? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर से था, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य से। तो आप मुझे नेट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। नेट का जो पेपर होता है, जो यूनिवर्सिटी में और डिग्री कॉलेज होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए ये परीक्षा आयोजित यूजीसी के द्वारा कराई जाती है। और इसके थ्रू फिर आगे चल के लोग पीएचडी भी करते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि आपका पहला अटेम्प्ट था, तो आपने इसके लिए कहीं से कोई कोचिंग लिया है? नहीं, हमने खुद से पढ़ाई करके नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बिना कोचिंग के भी नेट आराम से हाँ, क्वालिफाई बिल्कुल आप कर सकते हैं? बिना कोचिंग के आप आराम से नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत, थोड़े प्रयास, थोड़ा फोकस के साथ आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो इसका मोटिवेशन आपको कैसे आया है? इसका मोटिवेशन, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। बहुत सारे सीनियर्स जुड़े हैं, बैचमेट हैं जो नेट की परीक्षा दे रहे थे और हम भी उसी फील्ड में थे, तो हमने वहाँ से प्रेरणा ली। मेरे बहुत सारे सीनियर हैं, उन लोग के मार्गदर्शन से भी ये परीक्षा मेरे लिए पास करना बहुत आसान रहा। तो इससे मेरे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कि बिना कोचिंग के भी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जी। तो आप मुझे अपनी रणनीति बताएंगे इस परीक्षा? हाँ, तो रणनीति में सबसे पहले तो मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो उस टाइम प्रोफेसरों के देख रेख में मैंने, और मेरा सब्जेक्ट भी हिंदी साहित्य रहा, तो वहाँ से बेस बनना शुरू हुआ। इसके बाद मैं वहाँ से आ गई दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैंने एमए किया। तो फिर लॉकडाउन का टाइम था, लेकिन हाँ, क्लासेस जो है ऑनलाइन चल रही थी। प्रोफेसर क्लास ले रहे थे, तो रूम पे बैठ के क्लास करना, फिर पढ़ाई जारी रही। हिंदी साहित्य से एमए भी था, तो वहाँ से काफ़ी सहायता मिली पढ़ने को लेके। और अगर रिसोर्स की बात करें तो मेरे पास, मैंने जब अपना रिसोर्स जो चुना था वो दृष्टि दृष्टि पब्लिकेशन से एक किताब आती है नेट जेआरएफ की, उसको मैंने सेकेंड पेपर के लिए चूज किया और उसी को पढ़ना शुरू किया मैंने। जैसा कि मुझे ज्ञात है इसमें 2 पेपर होते हैं, जी। तो आप ज़रा मुझे बताएंगे कि इसमें 2 पेपर में कौन-कौन से पेपर हैं, सब्जेक्ट हैं? एक जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, वो शिक्षण अभिरुचि वगैरह से होता है। फर्स्ट पेपर वो जो सारे सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, सबके लिए होता है। और सेकेंड पेपर जो होता है वो जो अभ्यर्थी अपने एमए जिस सब्जेक्ट से किया रहता है उसी सब्जेक्ट से देना होता है। जैसे मेरा हिंदी साहित्य रहा, तो मेरा हिंदी साहित्य सेकेंड पेपर के लिए मैंने हिंदी साहित्य रखा। आप उसी से नेट दे सकते हैं। अच्छा, तो मैं अगर बात करूँ तो इसमें चूक किस पेपर में लोगों से ज़्यादा होती है? चूक तो मुझे लगता है फर्स्ट पेपर, जो वो लोग उसको थोड़ा कम पढ़ते हैं और शायद पढ़ने के रिसोर्स ढूंढ नहीं पाते हैं। क्योंकि कुछ वीडियोस वगैरह पढ़े हुए हैं, कुछ सर लोग क्लास वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देते हैं, लेकिन ये है कि बच्चों को कभी कभी बहुत जानकारी नहीं हो पाती है। और रिसोर्स में, बुक में भी, मैं जहाँ तक बुक की बात करूँ तो किताब केवीएस मदान की एक आती है, बेहतरीन किताब है। और भी प्रकाशन से आती है, लेकिन केवीएस मदान से मैंने फर्स्ट पेपर को तैयार किया था। मतलब आप ये बताना चाहेंगे कि फर्स्ट पेपर के लिए सोर्सेस थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन केवीएस मदान की किताब आपके लिए काफ़ी नहीं, ज़्यादा सोर्सेज हैं,
लेकिन हाँ। कम है, और जो बेहतर है वो भी अभी कम है। तो जो मैंने प्रेफर किया था वो केवीएस मदान को प्रेफर किया था, मैंने अच्छा, उसी आपने से केवीएस हाँ। मैदान से पढ़ा है। हम्म। ठीक है, तो आपका जब रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट वाला दिन आपका क्या रहा कैसा? क्योंकि आपने बिना किसी कोचिंग से आपने परीक्षा पास किया, बहुत बड़ी बात है। आपको हाँ कितने कम रिसोर्सेज में आपने परीक्षा पास की, तो रहा हाँ कैसा दिन आपका? हाँ, काफी वो दिन, खैर रिजल्ट आने वाला था तो काफी ज्यादा मतलब ये अंदर से घबराहट हो रही थी कि हाँ कैसा रिजल्ट जाएगा, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, पहली बार पेपर दिए थे। थोड़ा बहुत जो निर्देशन मिला था, थोड़े रिसोर्स से मेहनत किए थे, तो काफी डर लग रहा था होगा या नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट जब आया तो काफी खुशी हुई कि हाँ नेट मैंने क्वालिफाई कर लिया है, और नेट जो है 94.6 परसेंटाइल से मैंने वो पहली बार आपने में अपने प्रथम हाँ प्रयास में प्रथम प्रयास में हमने उसको पास कर लिया था, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ ये है कि रिजल्ट के पहले का तो काफी डर का माहौल था, और काफी घबराहट थी, रात के टाइम तो नींद ही नहीं आ रही थी, ये सारी चीजें थी। तो जो नए अभ्यर्थी आएंगे, जो नए परीक्षार्थी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? नए अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले बात तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि नेट जेआरएफ के पेपर को कोई इतना हुआ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और बड़ी बात यह है कि लोग उस बहुत कोचिंग के पीछे बच्चे भागते हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बिना कोचिंग की सहायता से भी नेट जेआरएफ का पेपर अच्छे थोड़ा मार्गदर्शन अच्छा मिल जाए, और रिसोर्स और फोकस्ड होके, और जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको ध्यान में रखते हुए उनको क्या कहते हैं, ये बढ़िया से मार्गदर्शन लेते हुए उसको अगर अगर हम ध्यान से करेंगे तो हम अच्छे से पेपर तैयार कर सकते हैं और उसको उत्तीर्ण भी कर सकते हैं। तो आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया था? मॉक टेस्ट में तो मैंने ऑनलाइन कोई टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन हाँ मैंने हिंदी साहित्य के लिए और फर्स्ट पेपर के लिए भी, मैंने दोनों के लिए यूथ पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट आता है, मैंने वही दिया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, मैंने वही लगाया था, वो भी ऑफलाइन लगाया था, मैंने कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं दिया है। तो मॉक टेस्ट का इसमें कितना योगदान होता है, आप कितना क्या समझती हैं? मॉक टेस्ट का तो मेरे हिसाब से काफी योगदान रहा। मैंने एक ही लगाया, लेकिन जहां तक मुझे लगा कि काफी वो हेल्पफुल हुआ। तो खुशबू जी, आप साहित्य के विद्यार्थी रही हैं, और आपका पसंदीदा लेखक लेखिका कौन है, कुछ उसके बारे में बताएंगे? हाँ, मेरे पसंदीदा लेखकों में तो निराला जी हैं, अज्ञेय है, मुक्तिबोध है। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी कोई रचना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? हाँ, निराला की राम की शक्ति पूजा, अज्ञेय की शेखर एक जीवनी, और मुक्तिबोध की कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस है, और एक कविता अंधेरे में है जो काफी पसंद है। अच्छा, तो ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, इस इंटरव्यू से हटकर, कि अगर मैं थोड़ा सा कभी नर्वस हूँ तो आप मुझे क्या पढ़नी चाहिए, किसकी रचना क्या है जिससे जो मुझे ऊर्जावान करे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको मुझे जो सबसे बेहतरीन रचना लगती है वो निराला की राम की शक्ति पूजा, एक कविता है उनकी, जो भगवान राम के युद्ध के स्थिति पे लिखी गई है, जिसमें भगवान राम युद्ध लड़ रहे होते हैं और बार बार उनको पराजय मिल रही होती है, जिससे वो काफी हताश और निराश होते हैं। तो उसपे जामोहन जी जो उनके सेनापति होते हैं वो आते हैं, और सारे लोग बैठे होते हैं, तब वो उनको समझाते हैं। तो उनको समझाने के लिए वो उस कविता में वो लाइन उद्धृत है, निराला जी ने लिखा है, तो मैं आपको हाँ, अगर इसकी कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हो तो आप सुना दीजिए। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय सैयद प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध, करोगे इसे ध्वस्त। सत्य की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं और अपने गांव की पहली लड़की हैं जो दिल्ली तक का सफर तय किया है पढ़ने के लिए, तो
गांव में रिसोर्सेस की काफी सारी कमी होती है। जी जी। तो आप जरा मुझे अपने उस गांव से दिल्ली तक का सफर कैसा रहा आपका? हाँ, मैं पहले तो आपको बता दूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो सब कुछ हुआ है वो सब गांव से ही हुआ है। और आप ये सही कह रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश एक लड़की के लिए ग्रामीण परिवेश से आना बड़ी बात है। मैंने जो एक एक कदम बढ़ाया है उसमें मेरी माताजी, पिताजी, मेरे बड़े भाई साहब और जो सबसे ज्यादा धन्यवाद मुझे कहना है, मेरे दादाजी। मुझे मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी हैं, क्योंकि मैं जब घर जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे बैठा के पूछते हैं कि अभी आगे क्या करना है, अभी तुम्हारी पढ़ाई कितनी है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा जो मोटिवेट करने वाली मेरे लिए चीज होती है वो मेरे दादाजी का जो क्वेश्चन होता है वो होता है, वो जो मुझसे पूछते हैं। उनके आंखों में जो मुझे उम्मीद दिखती है कि वो मुझे बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है वहाँ मेरे दादाजी पिछली जनरेशन के हैं। उनसे ये बात पूछना, उनका पूछना मुझे काफी इमोशनल करता है और काफी मेरे लिए मोटिवेशन की चीज बनता है। नदी के किनारे मेरा गांव था जहाँ से मैं पढ़ी थी, तो मुझे लगता था कि हाँ मुझे बाहर जाके तो पढ़ना है। तो वही से मेरा प्रेरणा जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बनी कि मैं हाँ इलाहाबाद में पढ़ूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई, मैंने नेट क्वालिफाई किया और मैंने क्रेडिट दिया। ये सब जो कुछ भी हुआ इसके पीछे मेरे माता पिताजी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर वो मुझे मेरी उंगली पकड़ के ये सारे रास्ते दिखाए नहीं होते तो ये मेरे लिए आसान नहीं रहा होता। कभी उनका रोक टोक, कभी ये सब, कभी जैसे एक होता है ना कि एक लड़की को झेलना पड़ता है, जब अभी हमारे समाज में देखेंगे आप। लेकिन मेरे लिए उन्होंने काफी मेरी सहायता करी इस बीच। कभी मुझे ये नहीं लगा कि हाँ मैं एक लड़की हूँ और मैं ये नहीं पा सकती और मैं दिल्ली नहीं जा सकती, मैं इलाहाबाद नहीं जा सकती। तो मेरा जो रास्ता है और मेरी मंजिल है उसके सबसे बड़े पथ प्रदर्शक मेरे माता पिता जी। जैसा कि आपने अभी क्रेड के बारे में बताया, तो आप मुझे कुछ बताएंगे और हमारे व्यूअर्स को कि क्रेड क्या होता है? क्रेड जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पीएचडी के लिए एक फॉर्म आता है जिसको जो अभ्यर्थी होते हैं देते हैं पीएचडी के लिए। कितनी सीटें होती हैं लगभग इसमें? मेन कैंपस में तो इसकी हर बार अलग अलग आती है, लेकिन इस बार 15 सीट थी। उन 15 बच्चों में से जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें मैं भी एक थी। इसकी तैयारी के लिए भी कुछ अलग से करना पड़ता है? हमने इसकी तैयारी के लिए तो बहुत अलग से नहीं कुछ पढ़ा था। हिंदी साहित्य सब्जेक्ट जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ रहा है, और इस वजह से मुझे कोई बहुत अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हाँ प्रीवियस ईयर के पेपर है हाँ इसमें। पूरी तैयारी थी, वही रणनीति मेरे उस एग्जाम में भी काम आई। तो उसका एक पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, तो वो क्या करें या क्या ना करें? मैं सबसे पहले जो परीक्षा देने के लिए जो अभ्यर्थी हैं मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो क्या हमें करना है, हमें सबसे पहले रणनीति एक बनानी है, जो बहुत समझदारी से रणनीति बनानी है कि हम किस चीज का चयन कर रहे हैं और किस चीज को चयन नहीं करना है। बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन हमें क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, हमें उसको ध्यान में रखना है। बाकी उसके साथ हमें फोकस, मोटिवेशन की जरूरत होती है, धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है, संयम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और मार्गदर्शन, आपको अगर मार्गदर्शन बेहतर मिले। और जो नहीं करना है, नहीं करने के लिए तो मैं ये बताऊंगी कि आप अपना मोटिवेशन जो है बहुत डाउन ना करिए। आपको ये ना लगे कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगी। जैसा कि आपका गांव से दिल्ली तक का सफर इतना रहा और आपने काफी अप्स डाउन देखे हैं लाइफ में, तो आदमी बिना हॉबी के नहीं रह सकता है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पसंदीदा हॉबी क्या है? मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और उसमें भी हिंदी साहित्य बहुत पढ़ना पसंद है, और मुझे मूवी देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे शेर व शायरी भी काफ़ी पसंद है। तो जब शेर और शायरी की बात आ गई है तो हम जरा 2 लाइन सुन सकते हैं, आप सुना सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे शेर व शायरी पढ़ना और सुनना काफ़ी पसंद है, तो मैं आपको सुनाती हूँ फैज साहब की।
2 लाइन में किसकी? फैज साहब, जी जी। फैज अहमद फैज की 2 लाइन है। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीरा शहर, ये जिसका इंतजार था वो शहर तो नहीं। और एक और मैं जो सुना रही हूँ शेर, वो कुमार बाराबंकी साहब का है। हवा को बहुत सरकसी का नशा है, हवा को बहुत सरकसी का नशा है, मगर ये न भूले दिया ही दिया है, दिया भी दिया है। वाह। तो खुशबू जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं अपने व्यूअर्स के साथ ढेर सारा शुक्रिया करना चाहूँगा आपका, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। और जैसा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे समाज में जिस अध्यापक की ज़रूरत है, जैसे अध्यापक की ज़रूरत है, और हम जिन शिक्षकों से प्रेरणा लेते आए हैं, आपसे भी कल को लाखों हजारों बच्चे प्रेरणा लेंगे। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तक बने हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।